Welcome back to Padhyan's Education. In today's video, we're gonna learn about electric charges and field. Lecture number 5 है मेरे प्यारे दोस्त। तो शुरू करेंगे हम फोर्स के साथ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर। हाँ भाई, हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन इट्स वेक्टर फॉर्म, कि भाई वेक्टर फॉर्म के अंदर हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसका मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा, एक ऐसे तरीके से बता दूंगा कि आपको हरदम के लिए आपके डीएनए में ये चीज बस जाने वाली है। लिख के ले लीजिए, लिख के। हाँ, तो जैसे कि सबसे पहले यार समझाने के लिए हमको लेना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का मदद। हाँ या ना, हमको एक ग्राफिकली मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2, और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। कई लोगों को हार्ट अटैक आने लग गए कि भाई साहब ये क्या लिख रहे हैं। अरे मैं इसकी पोजीशन बता रहा हूं भाई। जैसे आप लिखते हैं ना कि फलाना I कैप प्लस फलाना J कैप प्लस ढिंगाना K कैप, वो है भाई ये R वेक्टर। ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पोजीशन वेक्टर से। हार्ट अटैक वाली कोई बात नहीं है, मजा आने वाला है। और आपने 11th के दूसरे चैप्टर वेक्टर्स में ये पढ़ा होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए क्या होगी। बताइए इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसकी डिस्टेंस होगी। फिर से हार्ट फेल होने लग गया। मैं समझाता हूं आपको, एक बार समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हल्का हल्का आपको याद आएगा। जैसे मान लीजिए मुझको ये वेक्टर निकालना है और मुझका इसका पोजीशन दिया हुआ है 5i कैप प्लस, या फिर मान लीजिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस प्रकार से। और मुझे इसका दे रखा है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि ये आप ही की चीज है, आपसे अलग वाली चीज नहीं, आपके औकात के अंदर की चीज है ये। हाँ, कैसे भाई? तो इन दोनों के बीच की जब मुझे डिस्टेंस निकालना होता तो कहीं कहीं याद आ रहा है कि हाँ भाई हम फाइनल माइनस इनिशियल कुछ करते हैं। मतलब अगर मुझे R1 माइनस R2 वेक्टर निकालना होता है तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं, यानी 2i कैप माइनस 3i कैप यानी माइनस i कैप आ जाता है, 2j कैप माइनस 3j कैप जो कि आ जाता है माइनस j कैप, k कैप माइनस 2k कैप यानी ये आ जाता है माइनस k कैप। हाँ या ना, कुछ इस प्रकार से। और मुझे जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो हम अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि आ जाता है √3। जस्ट ये उसके लिए था जिसको वेक्टर्स का कोई अता पता ना था, आपको भी बता दिया ताकि इस लेक्चर में आप भी बंधे रह सके। हमें भी तो व्यूज कमाने हैं। अब आप भाग जाएंगे तो वेक्टर्स को देख के तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ या ना, बेसिकली समझ में आना चाहिए। तो भाई ये चीज समझ में आएगी। Q1 वेक्टर और Q2 वेक्टर। बैक टू द पॉइंट, हम कहां पे थे कि मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला कि भाई फोर्स कोई भी वेक्टर आप कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे और उसका डायरेक्शन लिखोगे। हाँ या ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन लिखोगे। तो मैंने बोला भाई इलेक्ट्रोस इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। इसको हटा दिया जाए, इसको भी हटा दीजिए। हाँ या ना, इसको भी हटा दीजिए। बस समझाने के लिए था, गरीब बच्चों को समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है यहां पर। ठीक, गरीब यानी जिसका कॉन्सेप्ट वीक है। तो ये Q1 है और ये Q2 है। वेरी गुड। जस्ट एक मान लेते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देने का प्रयास करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। इसको मैं कहूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इसको मैं कहूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 Q2 है और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अब मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसने बोला K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ या ना, पढ़ा है आपने? K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने बोला इनके बीच का डिस्टेंस क्या है ये बताइए। तो उसने बोला भाई मुझे क्या निकालना है। तो इसको एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। मुझे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे जस्ट इन केस, इस केस में लेते हैं कि मुझे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है। तो मैंने बोला यहां पर मैं क्या रखूंगा ये बताइए। तो मैंने बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखूंगा। अब मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं, आप समझने का थोड़ा प्रयास करिए कि यहां पर मैं R1 माइनस R2 निकालूं, R1 माइनस R2 निकालूं या R2 माइनस R1 निकालूं। बताइए
बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मुझे अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चाहिए तो मैं R1 माइनस R2 निकालूं या R2 माइनस R1 निकालूं? तो देखिए, आप निकालने का कोई भी इसमें से निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं दोनों से आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा अभी, लेकिन मेरा जो तरीका है जिससे कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाता है समझना, वो ये है कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन को ले ले, यानी R2 माइनस R1 निकाल, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, यही वाली है। तो मैंने निकाला भाई R2 माइनस R1, ठीक है, मान लीजिए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। क्या यह बात क्लियर है? अरे भाई, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिस तरीके से मैंने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ था, उसका स्क्वायर कर दे भाई। मतलब वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर उसकी डायरेक्शन लिखनी है, ये बड़ी बात है जी, ये बड़ी बात है, उसकी डायरेक्शन लिखनी है। तो मैंने बोला इसकी कौन सी डायरेक्शन है, तो मैंने बोला भाई इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो R2 माइनस R1 वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर है। क्या ये बात आप मानते हैं? इस फोर्स की जो डायरेक्शन है और इस पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है। वेरी गुड। तो मैं इसकी मदद लूंगा। जब मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, उसका मुझे अगर डायरेक्शन चाहिए होता है तो मैं उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देता हूं। ध्यान दीजिए, आपने कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि भाई कोई एक वेक्टर किसी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीपल होता है, उसी प्रकार से किसी का जो डायरेक्शन है वो इसके बराबर होता है। तो मैंने बोला R2 माइनस R1 जो है वो किसके बराबर होगा, तो R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका जो मैग्नीट्यूड है। हमने बोला अच्छा ये बात है, यहां से आ रही है ये चीज। तो ये चीज यहां पर लेके पटक दो भाई कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर है, तो इसके डायरेक्शन के बराबर है। R2 माइनस R1 वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका इसका मैग्नीट्यूड। यानी अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब। ये आएगा फोर्स का वेक्टर फॉर्म। कई लोग इसे बाई हर्ट याद करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई सिंपल एक ध्यान में रखना, यही तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वेक्टर कैसे बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड ये आपको पता है, उसका डायरेक्शन ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उस हिसाब से आप निकाल लोगे। मैं एक आपको एग्जांपल बड़ा ही मजेदार बना दूं, उसको दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा कि अगर आपने R1 माइनस R2 ले लिया और R2 माइनस R1 ले लिया, दोनों में क्या फर्क आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे बहुत मजेदार तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो कि एक बार जेईई में पूछ दिया गया है। और अगर जेईई में नहीं भी पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म का आपको यूज आना ही आना है। देखिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज। मेरे पास एक Q1 है जिसका जो वैल्यू है वो है 300 माइक्रोकूलम, और मेरे पास एक Q2 है जिसकी जो वैल्यू है वो है -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो नैनो वगैरह मैं चीज आपको समझा देता हूं। इफ द पोजीशन ऑफ द चार्जेस आर गिवन एज दिस एंड दिस, तो इसकी मुझे पोजीशन जो है वो दे रखी है 1 -1 2, जस्ट जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में उतार लिया, बाकी आप समझदार हैं। तो मुझे फोर्स ऑन चार्ज Q1 निकालना है, मुझे इसके ऊपर का चार्ज निकालना है जो कि इसके चलते आएगा। मैंने बोला वेरी गुड, आपको समझ में अब आनी चाहिए बात। ये Q2 है, ये Q1 है, वेरी गुड। अब और क्या समझ में आना चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, मैंने बोला अट्रैक्शन होता है। यानी ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मुझे ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मैंने बोला ये क्या दे रखा है भाई, तो जो मैं आपको R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कह रहा था वही चीज यहां पर दे रखी है। मतलब इसको मैं मान सकता हूं कि ये है R2 वेक्टर और ये है R1 वेक्टर। मैंने बोला ये वेक्टर फॉर्म में तो नहीं है चाचा जान। मैंने बोला ध्यान से देख, मैंने बोला ध्यान से देखिए, तो ये -1 i कैप, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं -i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप लिखा हुआ है, और R1 वेक्टर जो है वो i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप लिखा हुआ है। मतलब बहुत सही। अब मैंने बोला फोर्स निकालना है ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मैंने बोला फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं। मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं है, अब यहां से लेटेस्ट करेंगे जिसको समझ में नहीं आता पिछला वाला। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसने बोला K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है। मैंने बोला इनके बीच का डिस्टेंस होगा क्या,
तो मैं बोला कोई सा भी वेक्टर उठा ले, मतलब कोई सा भी वेक्टर उठा ले, तो मैंने बोला भाई मान ले R2 माइनस R1 मैंने ले लिया, आपका मन R1 माइनस R2 ले लो। कई लोगों को कंफ्यूजन है इसमें से कौन सा निकालू, कोई सा भी निकाल, आपको जवाब मिलेगा। कैसे, कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए। तो मैंने बोला भाई आसान कौन सा रहता, मैंने बोला आसान रहता अगर मैं R2 माइनस R1 निकालता। कौन सा, R2 माइनस R1 निकालता तो वो आसान रहता, क्योंकि फोर्स की भी वही डायरेक्शन है। लेकिन इस बार मैं निकालूंगा R1 माइनस R2, इस बार मैं निकालूंगा R1 माइनस R2। ठीक, देखते हैं, दोनों से जवाब में लाऊंगा। R1 माइनस R2 तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, R1 माइनस R2 फाइनल माइनस इनिशियल जो कि होगा 2i कैप, 1 माइनस ऑफ -1 -1 -2 j कैप और 2 माइनस 1 यानी प्लस k कैप। ध्यान से देख लीजिए, R1 माइनस R2 करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 + 2 माइनस j माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये हमारा R1 माइनस R2 वेक्टर आ गया। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, बस आपको स्केलर वैल्यू रखनी है मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो आपको भी पता है कि किसी भी वेक्टर की अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी है तो R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना होगा, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया 3, है ना, ये आ गया 3। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये कैसे आ गया भाई, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने लिख दिया, मैंने बोला बहुत सही। अब लिखना है डायरेक्शन, अब लिखना है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे लिखें, तो मतलब डायरेक्शन इसकी कौन सी है, तो उसने बोला भाई इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है। कौन सी है भाई, तो उसने बोला R2 माइनस R1 है इसकी डायरेक्शन। तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ जो है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो डिवाइड कर दीजिए। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करोगे तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो मैंने बोला ऐसे कर लेते हैं। तो उसने बोला कि लेकिन आपने तो निकाला है R1 माइनस R2 और यहां पर आपने लिख दिया R2 माइनस R1। तो एक ये तरीका सॉल्व करने का, ऐसे भी आंसर आएगा। मैं R1 माइनस R2 वाला बता रहा हूं, ठीक है, मैं R1 माइनस R2 वाला, मान लीजिए यहां पर R1 माइनस R2 मैंने वेक्टर लिखा और यहां पर R1 माइनस R2 के मॉड, ठीक है, ये वाली चीज मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखता तो मैंने बोला ये वाली वेक्टर लिखिए, तो मैंने बोला ये वाली वेक्टर कौन सी है, तो उसने बोला ये वाली। तो उसने बोला कि भाई 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आ गया ये वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसने बोला 3। वेरी गुड। तो यहां पर इसकी वैल्यू लिखिए, तो उसने बोला k की वैल्यू क्या आ रही है, 9 × 10⁹। q1 क्या है, तो उसने बोला q1 क्या है, तो उसने बोला 300 और ये है माइक्रोकुलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और यहां पर दे रखा है 10 × 10⁻⁻6। समझ में आ रही बात। और यहां पर उसका डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 9 आ गया। अब यहां पर मैं ये वाला नहीं ले रहा हूं, ये वाला लेके चल रहा हूं। अभी कंफ्यूजन आपको हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये वाला लेके चल रहा हूं। मैं यही समझा रहा हूं कि आप R1 माइनस R2 लीजिए, R2 माइनस R1 दोनों से जवाब आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कैसे आएगा, जब मैं इसकी वैल्यू यहां पर लिखूंगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, जब मैं ये लिखूंगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 3। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है कि ये जो फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन कहां पर है, ये जो फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन कहां पर है। तो उसने बोला भाई इसकी डायरेक्शन जो है ये R1 माइनस R2 वाली है। तो उसने बोला R1 माइनस R2 की डायरेक्शन कौन सी है, तो उसने बोला ये है जी डायरेक्शन। कौन सी, R1 माइनस R2 की डायरेक्शन ये है। लेकिन मुझे फोर्स निकालना है इधर की डायरेक्शन में, यानी इसकी ऑपोजिट की डायरेक्शन में मुझे फोर्स निकालना है। तो अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो मुझे सारे के सारे इक्वेशन को एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर मैं इस तरीके से इस जवाब को निकालता, जो कि ये मेरा तरीका था, जिस डायरेक्शन में है R2 माइनस R1 उसी डायरेक्शन में वेक्टर है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अब इसको देखिए, तो 9 × 10⁹9 Q1 कहां है जी, तो उसने बोला Q1 है 300 × 10⁻⁻6 × 10 × 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाई, ये तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा भाई, मल्टीप्लाइड बाई ये R2 माइनस R1 लिखना है। और R2 माइनस R1 आप कैलकुलेट करके देखिए ये आएगा
डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड जो कि ये होगा। अब कैलकुलेट करके देखिए, R2 माइनस R1 करिए, R2 माइनस R1 करिए, -1 -1 -2, 1 माइनस ऑफ -1 जो कि 2 हो जाएगा, और 1 -2 जो कि हो गया माइनस के कैप। और इसमें आपको प्लस या माइनस की जरूरत ही नहीं है। अब कई लोग यहां पर भड़क रहे हैं कि भाई साहब यहां पर ये जो माइनस लगाना चाहिए आपको, ये आप क्यों नहीं लगा रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ समर्थन देंगे कि ये माइनस मैं क्यों नहीं लगा रहा हूं? अरे भाई, क्योंकि किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, और उसकी डायरेक्शन मैंने ये बता दी भाई। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि R1 माइनस R2 के फॉर्म में अगर इस वेक्टर को मैंने लिखा था तो उसका नेगेटिव कर दीजिए, यानी इस डायरेक्शन में लेते आइए भाई। और अगर मैं यहां पर माइनस नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब मैंने जस्ट डायरेक्शन के हिसाब से इस वेक्टर को लिखा है जो कि R2 माइनस R1 है, तो इसमें माइनस की जरूरत क्या है भाई। प्लस या माइनस आप केवल और केवल डायरेक्शन के लिए लगाते हैं। अगर फोर्स जो है वो पॉजिटिव है यानी वो रिपल्शन को शो कर रहा है, नेगेटिव है यानी वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आएगी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आएगी, यानी फाइनल आंसर -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। कई लोगों को भरोसा नहीं होगा, तो भरोसा दिलाने के लिए आप बस इसे कैलकुलेट कर लो। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो पूरा का पूरा मलबा कट जाएगा, ये बचेगा। और इसको भी कैलकुलेट करोगे तो पूरा का पूरा मलबा कट जाएगा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, वही तो चीज आ गई, हाँ या ना। तो ये मजेदार चीज था। कई लोगों ने अगर बहुत ध्यान से सुना होगा तो ये सारी डाउट्स क्लियर हो गई, क्योंकि इसको पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा डाउट आया था। समझ रहे हैं, आपको भी आया होगा, लेकिन वो आप निकल जाते हैं कि हाँ हो ही जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से क्लियर करना, ये देखो, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव से पूरा का पूरा आएगा 4 नंबर आप खो सकते हैं, और एक नेगेटिव भी लेके आ जाओगे, यानी 5 नंबर गए आपके। बस एक पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है, और आपके हाथ से जे एडवांस निकल जाएगा। समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। तो अभी भी नहीं समझे तो फिर से पीछे जाके इसे देखिए। और मुझे इस वीडियो को लंबा नहीं करना था, मैं आगे भाग जाता और जल्दी से इसको चैप्टर भी खत्म करना है, लेकिन मैं इसमें रुका, और आगे मैं इस ऐसे टॉपिक में नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर अपना समय दे दिया है। ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं नल पॉइंट की। अब बात करते हैं नल पॉइंट पे, जिसपे जेईई मेन और एडवांस्ड में भर भर के सवाल आते हैं, नल पॉइंट प्रॉब्लम्स। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो भी मैं अभी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊंगा। आपको ये नहीं समझना है कि तो क्वेश्चन है, ये समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन करके हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे और वहीं पे समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। नल पॉइंट प्रॉब्लम्स मतलब क्या हुआ, जैसे आपने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा है तो काफी मदद मिलेगी आपको, लेकिन नहीं पढ़ा है तो यहां पर ध्यान से देखिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्रेविटेशन में मदद मिलेगी, या फिर आपने ग्रेविटेशन में ध्यान से पढ़ा है तो यहां मदद मिलेगी। दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब आप यहां भी ध्यान दे देंगे तो ग्रेविटेशन सुधर जाएगा। ग्रेविटेशन सुधरा हुआ है तो ये अच्छा लगेगा आपको, मतलब नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा कम। नल पॉइंट प्रॉब्लम ये कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज Q है और कुछ डिस्टेंस d पर एक और चार्ज है, उसका n टाइम्स मल्टीपल। और अभी हम बात कर रहे हैं फॉर लाइक चार्जेस, यानी दोनों के दोनों चार्ज जो हैं वो सेम है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। हम बात करेंगे तो इनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई, इनके बीच की जो दूरी है वो है d, मतलब बहुत से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको खुद पहले दिमाग लगाना है। फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो पहले खुद पेपर और पेन उठाकर दिमाग लगाइए कि यहां पर क्या होगा, उसके बाद वीडियो बढ़ाइए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे अगर एक और चार्ज Q रखना है, किसी भी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं इसको इन दोनों के बीच में रखूंगा, यहां रखूंगा या यहां रखूंगा। 2 मिनट दिमाग लगाइए। लगा लिया भाई साहब? तो पहले ट्राई करते हैं। मैं इस Q चार्ज को यहां पर ले गया, मान लेते हैं प्लस Q है। अगर मैं इसे यहां पर रखूंगा, पहले तो ये समझा दो कि भाई नल पॉइंट प्रॉब्लम मतलब, नल पॉइंट मतलब हुआ क्या कि इस प्लस Q चार्ज को मैं जहां पर रखूं, उस जगह पर रखूं कि उसके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाए। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है ऑन Q 0 आ जाना चाहिए, वो खुद कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। तो मैं किस पॉइंट पर रखूं कि उसका जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो 0 आ जाए, ये नल पॉइंट हमसे कहता है।
तो मैंने बोला भाई चल इस क्यू को यहां पर पकड़ के लाते हैं, यहां पर जब मैं इसे रखूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। मतलब ठीक है, यहां पर तो नेट फोर्स नहीं आ पाएगा। तो उसने बोला, किसी चालाक बच्चे ने कहा कि भाई माइनस क्यू रख के देख। तो मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा कि यहां पर आप कभी एफ नेट जीरो कर सकते हो। तो उसने बोला नहीं, मतलब यहां पर तो हो नहीं सकता, मतलब यहां पर तो कभी हो नहीं सकता। उसने बोला ठीक है, यहां पर लेके आते हैं। यहां पर मैं जब प्लस क्यू को लेकर आऊंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, यहां पर भी एफ नेट जीरो नहीं। लाइकवाइज नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, कभी भी फोर्स नेट जीरो नहीं हो पाएगा। यानी अब आपका दिमाग चालाक है, ये कह रहा है धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं ये जो क्यू चार्ज है इसको यहीं पर रखना होगा, तभी एफ नेट जो है वो जीरो आएगा। मतलब ठीक है, रख के देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट पर रखा और यहां से उसकी डिस्टेंस x थी यहां पर उसकी डिस्टेंस x थी, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन हुआ, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन हुआ। यानी मान लेते हैं यहीं पर कहीं ना किसी किसी पॉइंट पर उसकी जो फोर्स होगी वो बैलेंस आउट करेगी और एफ नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि रखेंगे कहां पर, आसपास में। अब एग्जैक्टली पता करने के लिए आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मेरी मदद करिए। एक साथ निकालते हैं कि भाई किस पोजीशन पर रखूं, वो पॉइंट भी निकाल लेते। तो मैं बोला ठीक, तो जस्ट मैं मान लेता हूं कि मैंने क्यू से x डिस्टेंस पर मैंने इसे रख लिया। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, n जो है वो एक इंटीजर है और n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी के लिए ये चीज है, n 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये छोटा चार्ज ये बड़ा चार्ज। अगर ये माइनस क्यू होता और ये माइनस ऑफ एन क्यू होता तो कई लोग कहेंगे कि भाई साहब ये बड़ा चार्ज है, लेकिन यहां पर आपको अपनी फीलिंग्स को दबा देना है और ये अपने दिमाग से कहना है कि अगर ये -99 कूलम है और ये -9 कूलम है तो इन दोनों में से बड़ा चार्ज कौन है, ये बताइए। तो आपका दिमाग कहेगा, आपका दिल कहेगा कि ये है -9 है, नंबर लाइन को देख, लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि भाई ये तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है ना, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, ये तो कम नेगेटिव है ना भाई, हाँ या ना। चलिए, तो ये बात मैंने समझा दी आपको। ओके, तो ये जो x है वो हम छोटे वाले चार्ज से लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, इसीलिए ये डिफाइंड है। आप यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम x डिस्टेंस लेते हैं। तो भाई साहब ये क्या हो गया, तो उसने बोला ये जो डिस्टेंस है वो d माइनस एक्स हो गया, हाँ या ना। ये जो डिस्टेंस है वो d माइनस एक्स हो गया। भाई d में से x गया तो ये बचा, ठीक, ओके। तो मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा जो कि इसे रिपल्शन देगा। ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्शन होगा, सबके लिए वैलिड है। अभी सबको पॉजिटिव मान के चलते हैं, उसके लिए डिफाइन करते हैं। तो कितना फोर्स होगा, तो उसने बोला भाई k q1 q2 अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। मैं बोला ये इन दोनों के बीच का फोर्स, मतलब इस पे आ जा, इन दोनों के बीच का कितना फोर्स होगा। तो उसने बोला k q1 और q2 क्या है, उसने बोला n टाइम्स ऑफ q और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला कि ये फोर्स इसको इधर धक्का दे रहा है, ये फोर्स इसको इधर धक्का दे रहा है, दोनों को अगर मुझे नल पॉइंट इस चार्ज को मुझे नल पॉइंट पर रखना है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मैंने कहा ले बराबर कर देते हैं। तो यहां से ये गया और यहां से ये गया, हाँ या ना। तो d माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके बराबर आ गया, हाँ या ना। मैंने बोला दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा दे, ठीक है चढ़ा देते हैं। तो d माइनस एक्स, ये चीज़ हम यहाँ पर करें, d माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो गया रूट n की। मुझे x की वैल्यू चाहिए, उस डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा ध्यान से देख, d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट n, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा भाई, ये x हट जाएगा, x, ठीक है जी। उसके बाद d बराबर हो जाएगा अंडर रूट n x प्लस एक्स, यहाँ से जब x कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट n प्लस 1 d, यहाँ से x बराबर हो जाएगा d अपॉन रूट n प्लस 1। कुछ याद हुआ ना हुआ मुझे कोई मतलब नहीं, ये दिल में बस जाना चाहिए जैसे वो बसी है, हाँ या ना, ये दिल में बस जाना चाहिए भाई। यस, कि नल पॉइंट कौन सा होगा अगर लाइक चार्जेस हैं, तो वो होगा d अपॉन रूट n प्लस 1, d अपॉन रूट n प्लस 1। इसे आप चेक कर सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। कैसे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं।
आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आइए एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, यहां पर -3 टाइम्स क्यू है और यहां -2 टाइम्स क्यू है। तो मुझे बताइए कि यहां पर मैं क्यू कहां पर रखूं कि उसका नल पॉइंट 0 आ जाए। एक्स क्या होगा? तो कई लोग माथा चक्कर खा के घूम रहे हैं कि भैया एन कैसे निकालें। पहले तो चीज़ ये ध्यान रखना, एन कैसे निकालें। तो भाई मैंने बताया था आपको क्यू और एन टाइम्स ऑफ क्यू के मल्टीपल में उस चीज़ को लेकर जाना है या ना, क्यू और एन टाइम्स ऑफ क्यू। तो अगर मुझे इसको किसी का मल्टीपल बनाना है तो मैं कैसा क्या करूं? तो दोनों तरीके से आपको चेक करने हैं कि उसमें से वैलिड कौन से। एक तो तरीका ये है कि इनको डिवाइड कर दो 3 के साथ। तो अगर आप डिवाइड करोगे 3 के साथ तो ये माइनस ऑफ क्यू आ गया, -3/3, और ये आ गया -2/3 क्यू, हाँ या ना। और दूसरा तरीका है कि इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा -3/2 क्यू, और ये हो गया -क्यू। अब इनमें से आपको देखना है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव से घबराइए नहीं, कंफ्यूज एकदम अगर हो गए तो अपने आप को थप्पड़ मार लीजिए, क्योंकि n जो है वो रूट के अंदर आएगा भाई। और क्या अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज मेरे भाई, कोई भी चीज क्या 0 से कम हो सकती है? नहीं। मैथ्स में ये पढ़ा हुआ है, मैथ्स में इतना तो मैंने भी पढ़ा है भाई, आप कैसे नहीं पढ़ सकते? अगर मैंने मैथ्स में इतना पढ़ा है तो आपको तो पढ़ना होगा। तो ये तो पॉजिटिव वाला ही है, ठीक है। अब इनमें से ये वाला लें कि ये वाला है, बड़ा कंफ्यूजन है चाचा जान, कौन सा लें? तो मैंने बोला इसको ध्यान दें, इसी के लिए ये डिफाइंड ही है, n ग्रेटर देन 1 होना ही चाहिए। यहाँ पर क्या n ग्रेटर देन 1 है? उसने बोला यस। क्या यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 है? उसने बोला नहीं, ये 1 से छोटा है और ये 1.5 है, यानी ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए आपको डिवाइड करके मन में ही सोच लेना, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको दिखाया ना, अभी आप बेसिक लेवल पे हैं, लेकिन जब प्रो हो जाएंगे तो आपको देखना है कि भाई इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करूं और इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो इसमें से तो ये n से छोटा आ रहा है, तो वैलिड नहीं है, 1 से छोटा आ रहा है। इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, इसका मल्टीपल हाँ या ना, इसका मल्टीपल ही बड़ा आ जाएगा, तो ये वाला एक्सेप्ट ले लो और इसको रिजेक्ट कर दो, इसको कभी देखो ही मत कहाँ था ये। वेरी गुड। मतलब ये जो चीज है वो कुछ ऐसे बन जाएगी, -3/2 क्यू और -क्यू, मतलब ये क्यू हो गया और इसका ये n टाइम्स हो गया। तो यहां पर कहां पर क्यू रखेंगे बताइए? इसके पास रखेंगे या इसके पास रखेंगे? आप बताइए। x कहां से लेंगे? तो हमने बोला था सर x वहां से लेंगे जिसकी जो चार्ज है वो कम होगी, जैसे क्यू के पास से x लिया था और n टाइम्स के दूर से। तो यहां पर छोटी कौन सी वैल्यू है? आपका दिल कहता है कि ये वाली वैल्यू छोटी है, लेकिन ये वाली वैल्यू बड़ी है मेरे भाई। दिमाग से देख, तो ये नेगेटिव में ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। नंबर लाइन से सोचना है नहीं, लिख लो यहाँ पर कि नंबर लाइन से वैल्यू को नहीं सोचना है। यहाँ पर देख ये नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू, ये नेगेटिव में कम वैल्यू, यानी इसके पास कम चार्ज है, यानी यहाँ से हम x को लेंगे, मान लेते हैं इस x पर हमारा q बैठेगा। अब इस x की वैल्यू अब मुझे निकालनी नहीं है, मुझे याद है बाई हर्ट, जैसे मैंने उसको दिल में बसाया था इसको भी दिल में बसा लेंगे। अरे भाई इस फॉर्मूले को दिल में जैसे बसाया था, तो d/√n+1, √n क्या है? तो उसने बोला भाई, एक बच्चे ने कहा √n है -3/2 + 1, और दूसरे बच्चे ने कहा कि d/√3/2 + 1। मैं किस बच्चे को सही मानूं ये बताएं कि किस बच्चे को सही मानूं। तो आपने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर, जल्दी काट इसे, जल्दी काट। यस आया ना, क्लियर है जी? यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका एक टाइप का टिपिकल एग्जांपल था। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अनलाइक चार्ज आ जाए तो उसके लिए हल्का सा फॉर्मूला में डेविएशन है, d/√n जो +1 था वो हो जाएगा d/√n-1। बस, या तो अब उसे याद करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैं रीजन बता देता हूँ आपको क्या होता है, पूरा अच्छे समझेंगे भाई साहब। तो मान लेते हैं ये हमारे पास +q होगा और ये हमारे पास -n टाइम्स q होगा, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इनके बीच की दूरी है, ऐसा नहीं है कि इनको कनेक्ट किया हुआ है भाई, डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है
डी। शायद आपको दिख रहा होगा, अरे वाह, ठीक है। तो मैं क्यू को कहां पर रखूं? तो मैंने बोला कि अगर मैं क्यू को यहां पर रखूं तो क्या वैसा हो जाएगा? तो मैंने बोला पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन, यहां पर एफ नेट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसको मान लो मैंने माइनस ऑफ क्यू रख दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और नेगेटिव रिपल्शन यहां पर भी एफ नेट कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा भाई। मतलब मुझे यहां या फिर यहां रखना होगा। अब बड़ी 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 बात है जी, अब मैं यहां पर रखूं या यहां पर रखूं? कई लोग समझ नहीं पाते कि इसका रीजन क्या है। रट तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते रीजन क्या है। मैं वो रीजन बताता हूं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। कि मान लीजिए अगर मैं इसको बड़ी वाली वैल्यू के साथ रखूं, बड़ी वाली चार्ज के पास अगर मैं उस क्यू को रखूं, तो उसके साथ घाटा क्या जाएगा? अगर मैं इस क्यू को यहां पर रखूंगा मेरे भाई, अगर मैं उस क्यू को यहां पर रखूंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्लस मान लेते हैं इसे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इनके बीच के डिस्टेंस कम है और चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अरे भाई फोर्स का पूरा लिखना भाई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कम है, चार्ज भी ज्यादा है, तो क्या फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। तो इन दोनों के बीच में तगड़ा अट्रैक्शन होगा, तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स। और पॉजिटिव के बीच में होगा रिपल्शन, लेकिन ये चार्ज भी कम है, इनके बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो डिस्टेंस बढ़ाएगा तो फोर्स घटेगा, ऊपर से चार्ज भी कम है तो फोर्स तो कम होगा, यानी हल्का सा रिपल्शन होगा यहां पर, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या कभी भी ये एफ नेट कभी जीरो हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन वहीं मतलब इस पॉइंट पर जो है एफ नेट कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दें, इस पॉइंट पर यहां पर अगर मैं क्यू चार्ज को रखूं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में होगा रिपल्शन, नॉर्मल सा रिपल्शन है जी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की बात करें तो भले चार्ज बहुत ज्यादा था, लेकिन अब जो रेडियस है इन दोनों के बीच में वो बढ़ गया है। अब रेडियस आप ज्यादा करेंगे तो फोर्स तो घट ही जाएगा ना भाई। तो फोर्स कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो होगा कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर नल्लीफाई कर देगा और यहां पर एफ नेट जीरो हो पाएगा। मतलब हम Q को मिनिमम चार्ज के पास रखते हैं, हम Q को मिनिमम चार्ज वाले के पास रखते हैं, n टाइम्स वाले के पास नहीं। और नंबर लाइन वाली बात तो ध्यान में रखना, जिसके पास जितना नेगेटिव उतना बड़ा है भाई। हो गया काम। अब यहां से फॉर्मूला एक सेट कर लेते हैं और बस काम खत्म अपना। मैंने बोला ठीक, मान लेते हैं यहां से हमने x डिस्टेंस पर इसे रख लिया। मैं बोला वेरी गुड। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? तो उसने बोला K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस जो कि है x का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कौन सा डिस्टेंस लगेगा? तो उसने बोला K Q1 Q2। हाँ, पीछे वाले ने कहा कि यहां पर नेगेटिव लेंगे, हाँ या ना? पीछे वाले ने कहा कि यहां पर नेगेटिव लेंगे, हाँ या ना? लेकिन फिर उसके पीछे वाले ने बता दिया कि भाई मास्टर साहब ने बताया है, इस चचा जान ने ये बताया हुआ है कि फोर्स की यहां पर डायरेक्शन जब दर्शा दी गई तो यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव केवल और केवल डायरेक्शन को बताता है। यहां पर भी माइनस लिख दोगे, यानी इसका उल्टा आप कह रहे हो? नहीं, चुपचाप लिखिए, डायरेक्शन यहां पर बता दी गई है। डायरेक्शन जहां पर नहीं बताई जाएगी वहां पर नेगेटिव लोगे। वेरी गुड। उसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? तो उसने बोला d प्लस एक्स, एक्स प्लस डी, यानी d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना? नलिफाई करना है तो दोनों फोर्स बराबर। तो मैंने कहा ये गया और ये गया, हाँ या ना? तो n इज इक्वल्स टू d प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने बोला अंडर रूट दोनों तरफ से ले लेगा, हाँ या ना? अंडर रूट दोनों तरफ से ले लेगा, तो भाई ये मत कहना प्लस माइनस एक्स, प्लीज यार। तो ये हो जाएगा d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन, और यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी d अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1। मतलब फॉर्मूले में डिफरेंस यहां पर माइनस का आ गया। चेक कर ली भाई। अरे यार ये भी बता ही देते हैं आपको, आया ना? यहां पर d इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एक्स माइनस एक्स, x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट एन माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1, ये चीज़ आ गई।
क्लियर है जी? ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस आप देखिए कर सकते हैं, लेकिन जो अब मैंने आपको तरीका बताया ना वो सबसे ज़बरदस्त है। इसके बाद क्वेश्चंस तो आपसे धुआं धुआं हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ, इसको ट्राई करिएगा और वो आसान है। ठीक है, इसका आंसर बस लिख दीजिएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है, और कमेंट में मुझे डाल देंगे तो मैं आपके आंसर को पिन कर दूंगा, चाहे वो कोई भी। देखिए क्वेश्चन है, बस सिंपल सा सवाल है भाई, एक सिंपल सा दे देते हैं कि यहाँ पर मेरे पास चार्ज है मान लीजिए 2 कूलम का, और यहाँ पर -7 कूलम का चार्ज है। तो मैं कहाँ पर Q को फंसाऊं, एट वाट वैल्यू ऑफ X, सो दैट वो आ जाए नल पॉइंट पे, सो दैट वो आ जाए नल पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके आप X की वैल्यू कमेंट कर दीजिए, बहुत आसान है। एक जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको ये चीज़ मिलती है क्या, और जो कि आपको बाद में क्वेश्चन अगर आ गया तो बड़ी समस्या देगी। आप खुद सोचिएगा कि मान लेते हैं ये अगर मेरे पास कोई चार्ज Q है और ये मेरे पास उसका माइनस ऑफ टाइम्स है, तो मैं यहाँ पर Q कहाँ पर रखूँ, आप चेक करिए खुद, मैं Q कहाँ पर रखूँ कि वो नल पॉइंट पे आ जाए। मान लेते हैं अगर मैं Q को यहाँ पर रखूँ ना, तो पॉजिटिव रिपल्शन और पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस बढ़ने के चलते जो अट्रैक्शन है बड़ा कम होगा, कभी भी F-net 0 नहीं हो पाएगा। सेम सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बनेंगे और यहाँ पर तो हो ही नहीं पाएगा भाई, पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। मतलब आप समझ रहे हो, पूरा दिमाग लगाइए, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये समझाया हुआ था, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई भी नल पॉइंट नहीं है, नो नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट ही नहीं है जहाँ पर मैं Q चार्ज को फंसा दूँ और उसके ऊपर का फोर्स 0 आ जाए। और जहां पर नल पॉइंट नहीं आता है ना, उसी चीज को हम कहते हैं डाइपोल, डाइपोल की अभी मैंने एक बीज आपको डाल दी, धीरे धीरे हल्का हल्का पानी में डालूंगा, लेकिन ये बीज थी। जहां पर कहीं भी नल पॉइंट ना है वो होता है डाइपोल, प्लस और माइनस Q, N जो है वो बराबर है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल, मतलब डाइपोल के बीज मैंने बोली, बाद में डाइपोल भी समझेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, लेकिन ये हल्का सा वो कॉन्सेप्ट था कि यहां पर कोई भी नल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि नल पॉइंट आएगा कहाँ पर, तो नल पॉइंट जो है ना, कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहकर चले गए हैं कि नल पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पर आपको कहीं पर मिलेगी। बहुत दूर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर गए, यहाँ पर Q चार्ज है, तो पॉजिटिव रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं नल पॉइंट जो है वो 0 हो जाएगी, नल पॉइंट आपको मिलेगी, फोर्स नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो छोटा सा है, रखा जाए, और मैंने बेसिक जो है फोर्स की कैसे वैल्यू, नल पॉइंट प्रॉब्लम को समझाया हुआ है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ते रहिए।